22 मई 2021 के करंट अफेयर करेंगे हम इस क्लास में। उसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे जो कुछ करंट अफेयर और कुछ स्टैटिक पोर्शन पे बेस्ड होंगे। ये सब टॉपिक कवर करने वाले हैं आज हम। फर्स्ट आर्टिकल है अपना मनी विड्रॉल फ्रॉम ऑनलाइन वॉलेट्स थ्रू ATM परमिटेड। ऑनलाइन वॉलेट से आप मनी विड्रॉल कर सकते हो जी। विड्रॉल का मतलब है निकाल सकते हो अपनी मनी, जो भी पैसा आपके ऑनलाइन वॉलेट में है। ऑनलाइन वॉलेट का मतलब है जैसे आपका अमेजन पे हो गया या फिर फ़ोन पे हो गया, पेटीएम हो गया, दिल्ली का मेट्रो कार्ड हो गया, दिल्ली मेट्रो कार्ड, या ओला मनी या कोई मोबीक्विक। ऐसी सारी ऐप हैं जिनके ऐप में आपके जो वॉलेट हैं जी, वॉलेट का मतलब है जी बटुआ होता है वैसे तो, लेकिन ये ऑनलाइन वॉलेट हैं जिनमें आपके पैसे जमा होते हैं। उनको आप ATM और पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल के जरिए विदड्रॉ कर सकते हो, निकाल सकते हो। ATM तो आप जानते हो जी जैसे पैसा निकालते हैं, और पॉइंट ऑफ सेल क्या है ये? देखो जब आप शॉपिंग करने जाते हो छोटी सी मशीन होती है ना ऐसी कुछ, जिसमें आप कार्ड स्वाइप करवाते हो और बिल की पेमेंट कर देते हो, उसे कहते हैं पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल। तो इसके जरिए आप पेमेंट निकाल सकते हो। ये RBI ने परमिट कर दिया है। आप 2000 पर ट्रांजेक्शन लिमिट है जी इसकी। एक ट्रांजेक्शन में आप 2000 रुपये तक निकाल सकते हो, कैश विदड्रॉ कर सकते हो। और मैक्सिमम लिमिट है पर मंथ 10,000, एक महीने में 10,000 रुपये तक निकाल सकते हो। जो ऑल नॉन बैंक पेमेंट प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट है वो ये सर्विस को प्रोवाइड कर सकते हैं। जो भी नॉन बैंक प्रीपेड पेमेंट सर्विस है, जैसे ये नॉन बैंक पेमेंट प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट कौन से हो गए, जैसे आपके जी फ़ोन पे हो गया, अमेजन पे हो गया, ये कोई बैंक थोड़ी नहीं है, ये प्रीपेड पेमेंट प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट है। इन्हें बोलते हैं नॉन बैंक PPI, पेमेंट प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट। जो डेटा है जी ये RBI ने परमिट कर रखा है 37 PPI के लिए कंट्री में। 37 ऐसे PPI हैं, मतलब प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट, जैसे वो ये आपका फ़ोन पे हो गया, अमेजन पे हो गया, गूगल पे हो गया। ये बैंक नहीं है, नॉन बैंक PPI है, ये प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं इन्हें। मैक्सिमम देखो जी इसकी 2 लाख रुपए तक की लिमिट है जो आप वॉलेट में रख सकते हो। अभी क्या जो ऑनलाइन आप वॉलेट हैं जी आपके फ़ोन पे वगैरह, उनमें उनके ऑनलाइन वॉलेट में 2 लाख रुपए तक की लिमिट है। इतनी लिमिट तक आप अपनी मनी रख सकते हो इनमें, अगर आपने फुल KYC कंप्लीशन कर लिया है। KYC का मतलब है जी नो योर कस्टमर। आपने जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह उन्होंने मांगे जी फ़ोन पे या पेटीएम पे, वो आपने सबमिट कर रखे हैं। तो मैं आप पूरे मैक्सिमम लिमिट तो 2 लाख रुपए तक इसमें सेव करके रख सकते हो। जो ये सारे PPI पेमेंट मतलब पेमेंट प्रीपेड ये इंस्ट्रूमेंट है, सबके लिए ये इंटर ऑपरेबिलिटी हो जाएगी 31 मार्च 2022 से शुरू। इंटर ऑपरेबिलिटी का मतलब है जी एक वॉलेट से आप दूसरे वॉलेट में पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हो। ये 31 मार्च 2022 यानी कि अगले साल से स्टार्ट हो जाएगी, ऐसा RBI ने बोला है। ये PPI क्या जी हेल्प करेगा फैसिलिटेट करने में कि आप गुड्स सर्विस वगैरह परचेज कर सकते हो, फाइनेंशियल सर्विस अवेल कर सकते हो, रेमिटेंस या फंड ट्रांसफ़र कर सकते हो जी इसके थ्रू, इन प्रीपेड पेमेंट प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट के थ्रू। रेमिटेंस तो आप जानते ही हो ना, जैसे बाहर से जो आपके कंट्री में रकम भेजी गई होती है उसे रेमिटेंस बोलते हैं। जैसे आपका कोई सगा संबंधी रिलेटिव बाहर रहता है कंट्री में, जैसे मान लो USA में रहता है, USA से आपकी कंट्री में इंडिया में पैसे भेजता है आपके अकाउंट में, तो वो उसे मनी को बोलते हैं रेमिटेंस। तो यही था, इसमें चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है जी फेक बस्टर। ये एक डिवाइस है जी, इंस्ट्रूमेंट है, डिवाइस होगा जी जो क्या करेगा। फेक का मतलब है जी नकली चीज़, फाल्स यानी कि जो आपका फेस है जी, फेस आपके फेस को जी जो कोई नकली फेस बना देते हैं, उस आपके फेस पे दूसरा फेस लगा के या दूसरे इंसान के फेस पे, जैसे मान लो जी कोई वीडियो चल रही है जी, यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हो आप, ये पर्सन है जी, कोई किसी ने कोई गाली गलौज दे रहा है और उसके फेस पे आपका फेस, ऐसे सॉफ्टवेयर आते हैं उसके फेस पे की जगह आपका फेस लगा देंगे और ऐसा लगेगा कि आपने ये सब कुछ बोला, ये गालियाँ दी हैं, कुछ किसी को अब्यूज़ किया है, आपने बोला है। ऐसे जो आपने कभी कभी देखे होंगे जी, कार्टून बना देते हैं, नरेंद्र मोदी जी के कार्टून बना देते हैं, राहुल गांधी के बहुत सारे कार्टून बनाते हैं, कुछ और होते हैं जी पीछे, और राहुल गांधी का फेस लगा देते हैं और उसमें से कुछ कुछ वो बोलते रहते हैं, मजाक के तौर पे कॉमेडी बना देते हैं। तो इस तरह के जो फेक जो मतलब चेहरे बना देते हैं, फेस, उनको डिटेक्ट करने के लिए डिवाइस है जी। ये किसने डेवलप किया है? IIT रोपर है जी पंजाब में, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट है रोपर पंजाब में, और मोनास यूनिवर्सिटी है जी ऑस्ट्रेलिया में। इन दोनों के रिसर्चर ने, साइंटिस्ट ने मिलके इस डिटेक्टर को बनाया है। एक डिवाइस है फेक बस्टर नाम से। इसका सिग्निफिकेंस यही है जी, जो धोखेबाज होते हैं ना, इम्पोस्टर धोखेबाज होते हैं जी, जो नकली फेस लगा के
वर्चुअल कॉन्फ्रेंस को अटेंड करते हैं, जैसे मान लो जी अभी ऑनलाइन मीटिंग हो रही है और किसी मिनिस्टर को अटेंड करनी है और वो मिनिस्टर आ नहीं सकता, वो क्या करेगा कि ऐसे सॉफ्टवेयर आते हैं, उसकी जगह पे कोई और आदमी बैठा है, यहाँ पे और आदमी बैठा है और इस आदमी के जगह पे उस मिनिस्टर का फेस लगा दिया है। अब जो ऑनलाइन मीटिंग अटेंड कर रहे हैं उन्हें ऐसा लग रहा है कि हाँ वो मिनिस्टर ही बैठा है, वो ही बोल रहा है, उसका फेस लगा देंगे, पहचान में ही नहीं आता है, ऐसा लगा देते हैं। तो ये फेक बस्टर क्या करेगा, डीप फेक डिटेक्शन टूल है जी, जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में भी ये फेस को डिटेक्ट कर सकता है। ये टेक्निक क्या काम करेगी, जब भी कोई वर्चुअल मीटिंग या वेबिनार हो रहा है जी और उसकी जगह पे कोई कुलीग उसका इमेज लगा के और उसके जगह पे मीटिंग अटेंड कर रहा है तो उसको भी पता लगाया जा सकेगा। और ये इसमें क्या है जी, जैसे और भी बहुत सारे किसी आदमी को डिफेम करने के लिए या किसी का जोक बनाने के लिए दूसरे का फेस यूज कर लेते हैं, जैसे हमने एग्जांपल लिया जी राहुल गांधी जी का या मोदी जी का, इनके फेस लगा देते हैं किसी और कार्टून के जगह पे और इनका मजाक बनाते हैं, कॉमेडी बनाते हैं, तो इस फेस को भी डिटेक्ट किया जा सकता है कि आसानी से कि हाँ ये वो सेम पर्सन नहीं है, किसी और का कार्टून है जिसकी जगह पे इनका फेस लगाया हुआ है। कुछ इस तरह से टेक्नोलॉजी काम करेगी जी, ये फेस को डिटेक्ट करेगी, आई को डिटेक्ट करेगी, स्माइल को डिटेक्ट करेगी, आई स्माइल डिटेक्शन, ये फेस रिकॉग्निशन, पूरा फेस रिकॉग्नाइज करेगी और पता लगा लेगी कि हाँ ये नकली फेस है या असली उसी आदमी का फेस है। तो यही था इसमें जी, बस फेक बस्टर किस काम आएगा वो बस याद रखना है आपको। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है जी कॉर्पस फ्लावर। कॉर्पस फ्लावर क्या है जी, कॉर्पस फ्लावर है, ये एक फूल है जी, देखो ये वाला फूल है, इसका नाम है कॉर्पस फ्लावर। कॉर्पस फ्लावर ये वन ऑफ द लार्जेस्ट फ्लावर है जी, जितने बड़े बड़े फूल पाए जाते हैं ना, फूल फ्लावर वर्ल्ड में, उनमें से एक है जी, ये बहुत बड़ा फूल है। इसका साइंटिफिक नाम है जी अमोर्फोफेलस टाइटेनम। ये याद भी ना रहे तो कोई ज़रूरी नहीं है, पर हाँ एक बार देख तो लो ये आप। ये प्लानट क्या है जी, एवरी 7 to 10 ईयर्स में ब्लूम होता है, मतलब कि 7 से 10 साल में एक बार खिलता है जी ये फूल, और वरना उसके बाद ये मुरझाया रहता है। ये फ्लावर जी वन ऑफ द लार्जेस्ट है इन द वर्ल्ड, मतलब सबसे बड़े फूल हैं उनमें से एक है ये, और ये इंडोनेशिया का नेटिव है, मतलब इंडोनेशिया में बेसिकली ये प्लांट पाया जाता है जिसमें ये फूल लगता है, फ्लावर लगता है। लेकिन ये बहुत सारी कंट्रीज में ऑल ओवर द वर्ल्ड जूज में, मतलब चिड़ियाघर होते हैं जो बॉटेनिकल गार्डन होते हैं या ग्रीन हाउस, उनमें ये उगाया जाता है। लेकिन नेटिव किसका है जी, नेटिव का मतलब है मूल निवासी, कहाँ पे मूल निवासी, कहाँ पे नेचुरल फॉर्म में ये उगता है, ये इंडोनेशिया में उगता है जी, नेटिव है उसका। ये ऐसा माना जाता है जी, इसकी जो लाइफ है, मतलब कितने साल तक जीवन है, कितने साल तक जीता है ये, 3 to 4 डिकेड्स तक जीता है। डिकेड में, एक डिकेड में 10 ईयर होते हैं जी, तो 30 से 40 साल तक ये जीता है। ये फ्लावर में से जी पुंजेंट स्टेंच नाम की स्मेल आती है जी। ये स्मेल कुछ ऐसी होती है जैसी रोटिंग मीट में से आती है, रोटिंग का मतलब है सड़ी हुई मीट, सड़ा हुआ मांस में से जैसी स्मेल आती है ना, ऐसी स्मेल आती है। या कैडावर में से, कैडावर का मतलब है जी लाश, डेड बॉडी, जैसी डेड बॉडी में से स्मेल आती है ऐसी इसमें से स्मेल आती है, बहुत गंदी सी स्मेल आती है इस फ्लावर में से। और जो IUCN की रेड लिस्ट है जी, उसमें इसको एंडेंजर्ड कैटेगरी में डाला गया, 2018 में डाल दिया गया था। IUCN क्या है जी, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, एक NGO टाइप है जी, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, गैर सरकारी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, गैर लाभकारी संस्था है जी। ये वर्ल्ड वाइड प्लांट और स्पीसीज को जी ये प्रोटेक्ट करने के लिए काम करती है। चलते हैं जी नेक्स्ट पे, इतना ही था इसमें। नेक्स्ट है जी न्यू बिग 5 प्रोजेक्ट। ये क्या है जी, एक इनिशिएटिव है, ये इंटरनेशनल इनिशिएटिव। किसने चलाया है ये, जो वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर हैं जी, या कंजर्वेशनिस्ट हैं, या वाइल्ड लाइफ चैरिटीज़ हैं, मतलब ऐसे लोग जी जो जंगलों को बचाना चाहते हैं, फॉरेस्ट एरियाज़ को बचाना चाहते हैं, जंगली जानवरों को बचाना चाहते हैं, जो फोटोग्राफर है, जंगली जानवरों की फ़ोटो लेते हैं, जिनको इंटरेस्ट है जी संरक्षण करने में जंगली जानवरों फॉरेस्ट को। तो ऐसे 250 से ज़्यादा, 250 से ज़्यादा ऐसे फोटोग्राफर या कंजर्वेशनिस्ट हैं जिन्होंने इंटरनेशनली ये इनिशिएटिव चलाया, जिसका नाम है न्यू बिग 5 प्रोजेक्ट। 5 क्यों जी, ये 5 क्योंकि इसमें जी मेनली 5 एनिमल्स को इंक्लूड किया गया है कि मेन फोकस उन पे रहेगा, उनको बचाया जाएगा। ये पहले स्टार्ट किया था जी, सबसे पहले ब्रिटिश के एक फोटोग्राफर हैं, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर, जो जंगली जानवरों के फ़ोटो लेते हैं, जिनका नाम है ग्रीन, उन्होंने स्टार्ट किया था ये। इनका टारगेट यही था जी, इसका बिग 5 प्रोजेक्ट का, कि अवेयरनेस फैलानी है पूरे वर्ल्ड वाइड, पूरे वर्ल्ड में जी अवेयरनेस, जागरूकता फैलानी है। किसके बारे में, जो वर्ल्ड की वाइल्ड लाइफ जो क्राइसिस फेस कर रही है, जो संकट फेस कर रही है जी, सामना कर रही है जंगली जानवर
लुप्त होते जा रहे हैं, फॉरेस्ट जो घटते जा रहे हैं, इनका हैबिटेट लॉस हो रहा है, ह्यूमन वाइल्ड लाइफ का कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, पोचिंग हो रही है, हंटिंग होती है, शिकार कर लेते हैं लोग इनका, या इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड करते हैं, अवैध जो अवैध व्यापार करते हैं जी, जंगली जानवरों को बेच देते हैं जंगलों से चुरा के, हंटिंग करके, जिसकी वजह से क्लाइमेट चेंज की वजह से भी जी इनको नुकसान हो रहा है। तो इन सब के बारे में जागरूकता, अवेयरनेस फैलाएगी जी ये जो इनिशिएटिव चलाया गया है। ये लॉन्च है जी किया था अप्रैल 2020 में, 2020 में ये लॉन्च किया था जी, और अब तक इसमें 50,000 से ज़्यादा 50,000 से ज़्यादा वाइल्ड लाइफ लवर्स हैं, जो मतलब जो जंगली जानवरों को प्यार करते हैं, फॉरेस्ट को प्यार करते हैं जी, फॉरेस्ट जिन्हें अच्छा लगता है, 50,000 से ज़्यादा ऐसे लोग इसमें जी क्या है, इस प्रोजेक्ट में वो इनके मतलब एक तरह से उन्होंने वोट किया है, इस प्रोजेक्ट को सपोर्ट किया है कि हाँ ये प्रोजेक्ट अच्छा है, इसको सपोर्ट किया है, वोट किया है। अभी न्यूज़ में इसलिए जी क्योंकि 5 एनिमल्स हैं जो उनको इसमें इंक्लूड किया गया है, एलिफेंट, पोलर बियर, गोरिल्ला, टाइगर और लॉयन, इन पे ज़्यादा फोकस रखा गया है जी। ये देख लो आप, ये आपने देखे ही होंगे, ये आपके लायन है जी, ये लायन, शेर, ये आपका पोलर बियर है जी, पोलर बियर भालू है जी, भालू, और ये आपका एलिफेंट हाथी, और ये है जी गोरिल्ला, गोरिल्ला जी ये बंदर टाइप का दिखता है गोरिल्ला, और ये जी आपका टाइगर, जानते होंगे आप। तो ये ऑल जो बिग 5 एनिमल्स हैं जी ये की स्टोन स्पीसीज हैं। की स्टोन स्पीसीज ऐसे होते हैं जी, ऐसे स्पीसीज जिनकी वजह से अगर ये जंगलों में ना रहें, फॉरेस्ट एरियाज़ में ना रहें, तो उनकी वजह से जी बायोडाइवर्सिटी को लॉस हो सकता है जी, मतलब वहाँ पे क्या संकट आ सकता है, और जो जंगली जानवर हैं वो लुप्त हो सकते हैं। तो ऐसे स्पीसीज को जी जो मेन होते हैं, प्राइम स्पीसीज होते हैं, उनको की स्टोन स्पीसीज बोलते हैं। तो यही था जी, इसमें चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है जी चाइना कंप्लीट्स तिब्बत हाईवे। चाइना ने क्या जी, चाइना तिब्बत, जब तिब्बत का पार्ट है जी चाइना, तो तिब्बत के पास, तिब्बत बॉर्डर लगा था इंडिया के साथ, तो चाइना ने अभी हाईवे बनाया जी इसके पास। ये देखो जी, ये मैप देखो आप, ये अपना हिंदुस्तान आपको दिखाई दे रहा है, ये बॉर्डर लग रहा है जी, ये वाले जो आपको दिखाई दे रहे हैं ना, ये वाले येलो टाइप के जो दिखाई दे रहे हैं जी, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये यहाँ पे जी इसने रोड बनाया चाइना ने, इसलिए न्यूज़ में है। ये रिमोट एरियाज हैं जी जिन पे रोड बनाया है, और डिस्प्यूटेड एरिया आपको पता है जी, यहाँ पे दोनों के बीच में डिस्प्यूट, झगड़ा चलता रहता है इंडिया और चाइना के बीच में बॉर्डर को लेके, कि हमारा बॉर्डर इधर, ये चाइना कहता है इधर है, और ये इंडिया अपना क्लेम करते रहते हैं जी, दोनों के बीच में डिस्प्यूट चलता रहता है। तो अभी ये यहाँ पे रोड बनाया है जी, और ये कहाँ से होकर निकलता है, यहाँ पे ग्रांड कैनियन है जी, यारलुंग जंगमो रिवर की, कैनियन का मतलब होता है जी वैली, एक तरह से ये मान लो डीप वैली, यहाँ से यारलुंग जंगमो रिवर है जी, जो ये यारलुंग जंगमो रिवर, ये ब्रह्मपुत्र रिवर को ही चाइना में बोलते हैं जी यारलुंग जंगमो रिवर, तो यहाँ से होकर निकलता है जी ये हाईवे। ये जो सेकंड सिग्निफिकेंट पैसेज वे है जी, जो मेडोंग कॉन्टी रीजन है जी, ये कहाँ पे, तिब्बत में ही रीजन का नाम है मेडोंग कॉन्टी, उसको जोड़ता है। ये अरुणाचल प्रदेश है जी, जो हमारा इंडिया का पार्ट, उसके साथ बॉर्डर लगाता है मेडोंग कॉन्टी। तो यहाँ पे एक प्लेस है जी, ये पेड टाउनशिप, निंगची और बाईबुंग, इनको जोड़ता है मेडोंग कॉन्टी में, ये रोड यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश के साथ। तो ये बस लोकेशन आपको याद रखनी है जी, ये निंगची बाईबुंग ये कहाँ पे है, तो तिब्बत में है जी, चाइना में, चाइना के पार्ट है तिब्बत। तो बस इतना याद रखना है। ये क्या है, बस जो निगची सिटी से लेके मेडोंग तक की जो दूरी अभी 346 किलोमीटर की है, तो ये जब ये रोड बन जाएगा तो 180 किलोमीटर तक की हो जाएगी, मतलब शॉर्टकट रोड होगा जी। चलते हैं जी नेक्स्ट पे, यही था इसमें। नेक्स्ट है वाइट फंगस। इससे पहले जी आपको याद होगा हमने ब्लैक फंगस पढ़ा था, ब्लैक फंगस के बारे में, एक डिसीज है ब्लैक फंगस जिसको म्यूकोमाइकोसिस भी बोलते हैं जी, तो उसके बारे में हमने स्पेशल लेक्चर भी बनाया हुआ है। तो अभी ये न्यूज़ में जी वाइट फंगस, ये उससे अलग है और उससे सीवियर है जी, उससे ज़्यादा खतरनाक है, ज़्यादा डेंजर है, ये बहुत ही खतरनाक बीमारी है जी, डिसीज है एक वाइट फंगस। ये इसके अभी 4 केस मिले जी, 4 केस मिले बिहार में, पटना में मिले जी, पटना में 4 केस वाइट फंगस के। इसको कैंडिडियासिस भी बोलते हैं जी, कैंडिडियासिस। ये वाइट फंगस क्या है जी, और क्या सिम्टम है, इसके लक्षण क्या हैं, देखो ये इन्फेक्शन क्या है जी, ऐसे पर्सन को होती है जी जिसकी लो इम्यूनिटी हो, मतलब जिसमें जी रोगों से लड़ने की जो क्षमता है जिसकी बॉडी की वो कम हो, ऐसे पीपल में होती है ये। और ऐसे लोगों को होती है जी जो मोल्ड के कांटेक्ट में आए हों। मोल्ड क्या होता है जी, मोल्ड होता है फफूंदी, फफूंदी को बोलते हैं जी। ऐसी फफूंदी आपने देखा होगा कि भी अचार के डिब्बे में वाइट वाइट सी फफूंदी लग जाती है, या फिर किसी फ्रूट पे लग जाती है, बेकार हो जाते हैं। ये देखो जी, नहीं देखे तो ये देख लो आप, ये देखो जी आपका
ये चेरी आपने कभी खाई हो, खट्टी मीठी होती है, इस पे ये देखो ख़राब हो रखी है, ये इस पे फफूंदी लगी हुई है, वाइट वाइट सी लगी हुई है, यहाँ पे ये सड़ भी गई है ये पूरी तरीके से। तो इसको बोलते हैं जी वाइट, मतलब मोल्ड बोलते हैं, मोल्ड। और इसी की से आता है जी, इसी मतलब इसी की वजह से जो इसके कांटेक्ट में आते हैं ना, उस जो इसके कांटेक्ट में आते हैं या आप ऐसी चीज़ें खा लेते हो, उससे ये वाइट फंगस नाम की बीमारी हो जाती है। जो पेशेंट होता है जी वाइट फंगस का, जो मतलब पेशेंट होता है, रोगी जिसको वाइट फंगस हो जाता है, उसको कोविड की तरह के सिम्टम होते हैं। जैसे कोविड-19 हो जाता है ना, किसी को कोरोना वायरस हो जाता है और उसमें लक्षण दिखाई देते हैं, ऐसे ही लक्षण इसमें दिखाई देते हैं जी। जैसे मान लो आपका इन्फेक्शन में हो गया, आपको फीवर हो गया या जुकाम हो गया, खांसी हो गई, ऐसे ही सारे सिम्टम दिखाई देते हैं इसमें भी। लेकिन कोरोना वायरस नहीं होता, टेस्ट नेगेटिव आता है कोरोना वायरस का, लेकिन वाइट फंगस हुआ होता है उसे। और ये इन्फेक्शन को डायग्नोस्ड कैसे किया जाता है जी? डायग्नोस्ड का मतलब है डिटेक्ट कैसे किया जाता है, पता कैसे लगाया जाता है इसको कि इसको वाइट फंगस हो गया। सीटी स्कैन करते हैं जी, और एक्सरे। सीटी स्कैन का मतलब है पूरी बॉडी का एक्सरे किया जाता है, एक्सरे, तब इसे का पता लगता है। देखो जी ये बीमारी कहाँ से फैली, कहाँ से ओरिजिन होता है, उत्पत्ति कहाँ से होती है, इसका कोई एग्जैक्ट कॉज तो इज़ अननोन येट, अभी तक कोई एग्जैक्ट कॉज तो पता नहीं चला है कहाँ से ये बीमारी आई। लेकिन फिर भी कुछ एक्सपर्ट मानते हैं जी ये यीस्ट से आई। ये है जी यीस्ट, यीस्ट फंगस, यीस्ट फंगस का ही टाइप है जी, फंगी का ही टाइप है, फंगस या फंगी बोल लो आप, फंगस का ही टाइप है ये यीस्ट, इससे आई जी ये बीमारी। इसके इफ़ेक्ट क्या जी, क्या प्रभाव पड़ते हैं जब ये हो जाती है? देखो जी इसके इफ़ेक्ट ये हैं, जब वाइट फंगस हो जाती है ये लंग्स को इफ़ेक्ट करती है। लंग्स आपके जो फेफड़े होते हैं जी उनको, और भी सारे बॉडी पार्ट को अफेक्ट करती है जी। जैसे नेल्स, आपके जो नाखून है उनको अफेक्ट करती है जी, प्रभावित करती है। आपकी स्किन को प्रभावित करती है, स्टोमक, पेट को, किडनी को भी करती है जी, ब्रेन, आपके दिमाग तक ये चली जाती है। और आपके जो प्राइवेट पार्ट हैं जी बॉडी के उनको अफेक्ट करती है, और माउथ, मुंह को अफेक्ट करती है। तो यही था जी, इसमें चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है जी फॉल्ट लाइन ऑफ पुअर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर। अभी क्या जी, एक वर्ल्ड बैंक ने रिपोर्ट जारी की है जिसमें ये कहा है कि इंडिया का जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है, यानी कि स्वास्थ्य संबंधी जितने भी हॉस्पिटल हैं या आपके डॉक्टर हैं, इनकी जो क्या है जी, जो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर है ये कम है, हॉस्पिटल कम है, डॉक्टर कम है, प्रति व्यक्ति अगर हम दर निकालें तो कम है। ये सेकंड जो वेव है जी कोविड-19 की, पेंडेमिक की, इसकी वजह से भी लोग ज़्यादा बीमार हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारे कंट्री में जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है वो कम है, इसलिए। ये वर्ल्ड बैंक का डेटा है जी कुछ, जिसमें ये कहा गया है इंडिया में 1 लाख लोगों के बीच में केवल और केवल 85.7 फिजिशियन है। फिजिशियन का मतलब आप समझ लो जी डॉक्टर हैं, मतलब 1 लाख लोगों के लिए सिर्फ 85 डॉक्टर ही उपलब्ध हैं हमारी कंट्री में, अवेलेबल हैं। 2017 का डेटा है जी ये। और 2017 में और कंट्री से हम कंपैरिजन करें, पाकिस्तान में भी जी हमसे ज़्यादा डॉक्टर हैं, 1 लाख लोगों के बीच में 98 डॉक्टर हैं पाकिस्तान में, और श्रीलंका पे 100, और जापान में 241 डॉक्टर हैं 1 लाख लोगों के लिए। और बेड की हम बेड काउंट करें, हॉस्पिटल में कितने बेड हैं 1 लाख लोगों के लिए? 1 लाख लोगों के लिए जी 53 बेड है इंडिया में, और पाकिस्तान में 63, 79.5 बांग्लादेश में, 415 श्रीलंका में, और 1298 जापान में जी, प्रति 1 लाख पीपल के बीच में इतने सारे बेड हैं। तो आप इंडिया में देख लो कितना कम है। आपको सिर्फ इसमें इतना याद रखना है, कितने बेड कितने हैं ये याद ना रहे, और रहेगा भी नहीं। आपको याद रखना कि पाकिस्तान, श्रीलंका से और जापान से कम है हमारे इंडिया में डॉक्टर, और ये जो बांग्लादेश, पाकिस्तान, जापान से बेड भी कम है जी हॉस्पिटल में। देखो ये ओवरऑल बात नहीं हो रही है, वैसे तो डॉक्टर ज़्यादा ही होंगे, लेकिन पर 1 लाख, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा इंडिया की, तो पर 1 लाख पीपल की अगर बात करें तो तब कम है इन देशों से, सारी कंट्री से। लेकिन हाँ, हमारी कंट्री में जी बांग्लादेश और पाकिस्तान से, बांग्लादेश पाकिस्तान से नर्सिस और मिडवाइफ्स ज़्यादा हैं जी। नर्स जो होती हैं जी, प्रति 1 लाख पीपल निकालें तो 172.7 नर्स हैं हमारी कंट्री में। श्रीलंका में हमसे ज़्यादा जी 222, और 40 बांग्लादेश में, 70 पाकिस्तान में, और जापान में जी 1220 मिडवाइफ्स और नर्सिस पर 1 लाख पीपल। इंडिया जी वन ऑफ द हाईएस्ट आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर कंट्रीज़ के बीच में आता है। मतलब आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर का मतलब है जी, जब किसी देश में किसी आदमी को, पर्सन को अपने जेब से खर्च करना पड़े हेल्थ सर्विस के लिए, मतलब गवर्नमेंट अवेलेबल ना कराए हेल्थ सर्विस, और ये गवर्नमेंट का काम है जी हेल्थ सर्विस प्रोवाइड करना। ये क्योंकि बेसिक एमिनिटीज़ हैं जी, बेसिक असेंशियल सर्विसेज हैं जी, बेसिक सर्विसेज जो जीवन जीने के लिए ज़रूरी होती हैं। जब कोई कंट्री हेल्थ
मान लो जी हेल्थ पे एक्सपेंडिचर नहीं करता तो आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर होता है, और जो हमारी कंट्री में सबसे ज़्यादा है। मतलब जितना भी टोटल हेल्थ पे एक्सपेंडिचर होता है हमारी कंट्री में, मतलब स्वास्थ्य के लिए जितना भी खर्चा होता है दवाइयों के लिए किसी के भी लिए, वो 62% तो उसमें जी आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर है। मतलब 100 में से 62 रुपये हमारा इंडिया में लोग अपने जेब से खर्चा करते हैं। तो गवर्नमेंट कितना खर्चा करती है जी, सिर्फ इसमें से घटा लो आप 38 रुपीज़ सिर्फ गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। अब इसके रीज़न और कॉजेज क्या हैं जी, जो इतने सारे बेड कम है, डॉक्टर कम है, इसके रीज़न ये जी, एक तो लो पब्लिक हेल्थ एक्सपेंडिचर। हमारी कंट्री में जी 2013-14 में 1%, केवल जीडीपी का 1% ही हेल्थ पे खर्च किया जाता था। 2017-18 की बात करें तो ये बढ़ के 1.2% हो गया है, बहुत ही कम है जी इसमें। और ये सारा खर्च लगा के सेंटर, स्टेट और यूनियन टेरिटरी का जितना भी खर्चा है जी, देखो जी सेंटर क्या है जी, मैनेजमेंट में की प्लेयर है पब्लिक हेल्थ के लिए। क्यों? क्योंकि जितने भी टेक्निकल एक्सपर्टीज हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर हैं। जैसे मान लो जी नेशनल सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर काम करती हैं। और स्टेट में जी ऐसी कोई टेक्निकल एक्सपर्टीज़ नहीं है जैसी सेंट्रल लेवल पे है। तो एक तो ये भी रीज़न है जी, स्टेट में ऐसी बॉडी होनी चाहिए जैसी सेंट्रल लेवल पे इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, नेशनल सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल, ऐसे ही सेंटर स्टेट लेवल पे भी होने चाहिए, ताकि डिसीज वगैरह को, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को इंक्रीज करके डिसीज वगैरह को रिड्यूस किया जा सके। और जी बाकी के स्टेट्स की देखो जी, सबकी अलग अलग फिजिकल कंडीशन है, और पर कैपिटा हेल्थ एक्सपेंडिचर भी स्टेट टू स्टेट वेरिएट करता है। अगर इंटर स्टेट वेरिएशन देखें कि एक स्टेट में दूसरे स्टेट में हमारे इंडिया में क्या वेरिएशन है, तो उसमें केरल और दिल्ली में जी ये सबसे टॉप प्लेयर है। मतलब इनमें हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर सबसे अच्छा है। और सबसे बॉटम पे है जी तीन, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, इसमें सबसे ख़राब कंडीशन है जी, इनमें सबसे कम हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है। और उड़ीसा में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर 2010 में बात करें तो उत्तर प्रदेश के बराबर था हेल्थ एक्सपेंडिचर, लेकिन अभी की बात करें तो उत्तर प्रदेश से डबल कर दिया जी उड़ीसा ने एक्सपेंडिचर। मतलब हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पे ज़्यादा खर्चा करता है उड़ीसा उत्तर प्रदेश से। तो उड़ीसा में बहुत ही अच्छा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया 2010 के मुकाबले। अब ज़रूरत क्या है जी इस कंडीशन को मैनेज करने की, जैसे ये पेंडेमिक आ रखी है जी कोविड-19, तो इससे निपटने के लिए क्या स्टेप ले सकती है गवर्नमेंट। देखो जी एक तो नेशनल प्लान होना चाहिए, कोऑर्डिनेटेड नेशनल प्लान, सेंट्रल और स्टेट्स गवर्नमेंट के साथ मिलकर एक प्लान होना चाहिए सेंट्रल लेवल पे, ताकि पेंडेमिक से फाइट किया जा सके, मतलब निपटारा किया जा सके, लड़ा जा सके। सेंट्रल गवर्नमेंट को जी रेस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए इसको हैंडल करने की। सारी इंटरनेशनल मार्केट में जितनी भी वैक्सीन अवेलेबल है तो हमारी कंट्री के लिए वैक्सीन अवेलेबल होनी चाहिए जी। और जब वैक्सीन अवेलेबल हो जाए तो इक्विटेबली, मतलब समान रूप से पूरे स्टेट को डिस्ट्रीब्यूट करनी चाहिए, और नीड बेस्ड डिस्ट्रीब्यूट करनी चाहिए कि जहाँ पे ज़्यादा बीमारी ज़्यादा फैल रही है कोरोना वायरस की, सबसे पहले वहाँ पे दी जाए। और ये सारा प्रोसेस ट्रांसपेरेंट मैनर में होना चाहिए जी। ट्रांसपेरेंट का मतलब जी पारदर्शिता, मतलब ओपननेस होनी चाहिए कि इसमें भ्रष्टाचार ना हो, करप्शन ना हो। जैसे सारे इक्विपमेंट चाहिए, दवाई चाहिए, जैसे आपको देखा होगा न्यूज़ में जी वैक्सीन की भी कालाबाजारी हो रही है, ब्लैक मार्केटिंग। आपके ऑक्सीजन सिलेंडर की ब्लैक मार्केटिंग हो रही है, 200 रुपये का सिलेंडर 2000 रुपये में बिक रहा है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए जी, करप्शन वगैरह ट्रांसपेरेंट मैनर में होना चाहिए। तो यही था जी। इसमें चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है वर्ल्ड बी डे, विश्व मधुमक्खी दिवस। बी का होता है जी मधुमक्खी, हनी बी। तो ये 20 मई को हर साल मनाया जाता है जी। ये सबसे पहले जब ऑब्जर्व किया था तो किसके जन्मदिन पे, एक एंटोन जेंसा नाम के आदमी है जी। ये वो आदमी है जिन्होंने सबसे पहले बी कीपिंग की स्टार्टिंग की थी। मतलब देखो जी नेचुरली मधुमक्खी होती है, शहद बनाती है, लेकिन सबसे पहले मैन मेड किसी ने मधुमक्खी पालना शुरू किया था, वो ये आदमी था एंटोन जेंसा। 1734 में जी इन्होंने स्टार्ट की थी। और इनके जन्मदिन पे ही, इनका जन्मदिन 20 मई को होता है, 20 मई को ही हर साल वर्ल्ड बी डे मनाया जाता है। यूनाइटेड नेशन क्या है जी, ये क्लेम करता है कि 20 मई एज ए वर्ल्ड बी डे इन 2017 में इसने क्लेम किया था और ये प्रपोजल रखा था, और ये दिवस है जी मनाया जाने लगा वर्ल्ड बी डे। 2021 की जो थीम है जी इस साल इस डे की, वो थीम है बी इंगेज्ड, बिल्ड बैक बेटर फॉर बीज। गवर्नमेंट ने कुछ इफर्ट किए जी, हमारे इंडियन गवर्नमेंट ने, ताकि जो बी कीपिंग इंडस्ट्रीज है उसको इंक्रीज किया जा सके, मतलब हनी का प्रोडक्शन बढ़ाया जा सके, ज़्यादा से ज़्यादा हमारी कंट्री में शहद का प्रोडक्शन, शहद क्या जी उत्पादन ज़्यादा हो सके। कौन कौन से स्टेप लिए हैं जी गवर्नमेंट ने।
देखो जी, एक तो जो बी कीपिंग है इसको प्रमोट किया जा रहा है, क्यों? क्योंकि फार्मर्स की इनकम को डबल करना है। गवर्नमेंट ने टारगेट रखा है जितना भी किसान की जो आय है, इनकम है, सैलरी है, उसको डबल करना है। ये इसलिए बी कीपिंग को प्रमोट किया जा रहा है। इसके लिए आत्मनिर्भर भारत के तहत बी कीपिंग के लिए 500 करोड़ रुपए अलोकेट किए हैं, गवर्नमेंट ने दिए हैं, ताकि बी कीपिंग इंडस्ट्रीज को इंक्रीज किया जा सके। एक नेशनल बी बोर्ड बना रखा है जी इंडिया ने। ये क्या करता है, जो भी किसान हनी जो भी किसान बी कीपिंग करते हैं, मतलब मधुमक्खी पालते हैं, उनको ट्रेनिंग देता है जी ये नेशनल बी बोर्ड। और ये नेशनल बी कीपिंग और हनी मिशन है उसको इम्प्लीमेंट करता है जी। इसमें लगभग 30 लाख फार्मर्स को जी ये ट्रेन करता है नेशनल बी बोर्ड, मतलब ट्रेनिंग देता है कैसे मधुमक्खी को आप पाल सकते हो। और फाइनेंशियल सपोर्ट भी करता है जी गवर्नमेंट इस मिशन के तहत। जो ये गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था जी हनी मिशन, एज ए पार्ट ऑफ स्वीट रिवॉल्यूशन की तरफ, स्वीट रिवॉल्यूशन का पार्ट ही लॉन्च किया था। स्वीट रिवॉल्यूशन है जी जो मीठी क्रांति बोलते हैं हिंदी में। स्वीट रिवॉल्यूशन ये भी पूछ सकती है यूपीएससी, स्वीट रिवॉल्यूशन किससे रिलेटेड है? तो आपको याद रखना हनी प्रोडक्शन से, मधुमक्खी पालने से ये रिलेटेड है जी, संबंधित है स्वीट रिवॉल्यूशन। इसके तहत ही हनी मिशन लॉन्च किया था जी। इसमें देखो जी कुछ ऐसे डिब्बे होते हैं, आपने कभी देखे भी होंगे। इनमें क्या है जी, हनी, ये मधुमक्खी आपको दिखाई दे रही हैं, ये मक्खियाँ बैठी हैं, मधुमक्खी बी, इनको रियर किया जाता है, पाला जाता है, और ये यहाँ पे शहद बनाती हैं, शहद छोड़ जाती हैं और उसको मार्केट में बेचा जाता है जी। इंडिया पूरे वर्ल्ड में जी टॉप 5 में है हनी प्रोड्यूसर में, टॉप 5 में आता है। और 2005-06 में जो जितना हनी प्रोडक्शन होता था इंडिया का, उससे लगभग 242% तक प्रोडक्शन राइज हो गया और एक्सपोर्ट 265% तक राइज हो गया है। सिग्निफिकेंस क्या है जी बी कीपिंग के? बी कीपिंग के जो सिग्निफिकेंस का मतलब है जी इंपॉर्टेंस, क्या इंपॉर्टेंस है? एक तो देखो जी, जो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है फाओ, ये यूनाइटेड नेशन की एक स्पेशलाइज एजेंसी है जी। इसका डेटा बताता है कि 2017-18 में अगर बात करें तो इंडिया जी 8 रैंक पे था पूरे वर्ल्ड में हनी प्रोडक्शन में। लगभग कितना हनी प्रोड्यूस करता था 2017-18 में इंडिया? शहद की बात हो रही जी, हनी कितना प्रोड्यूस करता था, उत्पादन कितना करता था? 64.9 थाउजेंड टन, ये इतना प्रोडक्शन था जी इंडिया का। और चाइना पूरे वर्ल्ड में नंबर 1 पे था जी हनी प्रोडक्शन करने में। 2017-18 में चाइना कितना प्रोड्यूस करता है जी? 551,000 टन, बहुत ही ज़्यादा करता है। ये बी कीपिंग है जी, ये इंपॉर्टेंट हो सकती है किस लिए? क्योंकि 2022 तक का टारगेट है, आपको पता है जी गवर्नमेंट ने क्या टारगेट रखा है कि फार्मर की इनकम को, किसान की आय को डबल करना 2022 तक। तो बी कीपिंग एक अच्छा सोर्स हो सकता है फार्मर की इनकम को डबल करने के लिए, क्योंकि जब बी कीपिंग करेंगे फार्मर, शहद को भी बेचेंगे तो उनके पास इनकम आएगी और तो डबल होने में सहायता करेगा। नेक्स्ट है जी अपना आइसबर्ग A76। आइसबर्ग क्या है जी? एक बर्फ़ का टुकड़ा है जी, छोटा बर्फ़ का टुकड़ा नहीं है जितना आप फ्रीज की ट्रे में जमाते हो, जैसे ये ट्रे हो गई जी फ्रीज की, इसमें आप जमाते हो, ये बहुत ही छोटा होता है। लेकिन ये आइसबर्ग बहुत ही बड़ा है जी, बहुत ही बड़ा। कितना बड़ा है देखेंगे अभी। ये आइसबर्ग A76 इसका नाम है। ये कहाँ से टूटा है? एक रॉन आइस शेल्फ है जी, अंटार्कटिका, अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट है जो अंटार्कटिका महाद्वीप, वहाँ पे एक वेडल सी है, वेडल समुद्र नाम है जी, समुद्र का नाम है वेडल सी। वहाँ से टूट के आया है जी आइसबर्ग A76 और उसी में घूम रहा है वेडल सी में। ये देखो जी कुछ इस तरह का होगा। ये देखो आप, ये पहले तो आप वर्ल्ड मैप देखो, ये है जी वर्ल्ड मैप। ये वर्ल्ड मैप है आपका, देख रहे हो यहाँ पे, ये अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट है जी साउथ में। अब आप बड़े करके देखो जी, यहाँ पे ये अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट है और ये है जी वेडल सी। वेडल सी किसके पास है? आपको ये लोकेशन याद रखनी है, सबसे नज़दीक है जी साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका में जी ये चिली, अर्जेंटीना इसके पास है वेडल सी के पास। यहाँ पे यूके की भी कुछ आइलैंड है जी, फोक आइलैंड है जी, फोकलैंड आइलैंड, ये यूके के पास है, यूनाइटेड किंगडम के पास ही। और ये साउथ जॉर्जिया, ये भी यूके का ही पार्ट है जी, यूके के आइलैंड है, इन पे यूके का कब्जा है। और ये आपके जो देख रहे हो जी, ये आप देख रहे हो, ये यूके का साउथ सैंडविच, ये भी आइलैंड है जी, ये यूके के हैं। तो यहाँ पे पूछा जाए ना, आपका आ जाए वेडल सी के सबसे पास कौन है? यूके है, चिली है, अर्जेंटीना है। तो आपको याद रखना है यूके यूनाइटेड किंगडम है। वैसे यूनाइटेड किंगडम की मेन लैंड यहाँ पे जी, देखो यूरोप में, ये है यूनाइटेड किंगडम यहाँ पे यूरोप में, लेकिन उसके आइलैंड यहाँ पे भी है। तो ये सबसे पास में पूछा जाए नज़दीक तो कौन सा आएगा जी? यूके के आएंगे। ये साउथ सैंडविच, साउथ जॉर्जिया और फोकलैंड आइलैंड। तो इतनी चीज़ याद रखनी है। अब इस चीज़ को जी हम बड़े में देखते हैं, क्योंकि यहाँ से जो ये वाला पार्ट जो देख रहे हो आप वेडल सी का, वेडल सी का जो ये वाला पार्ट देख रहे हो आप,
यहाँ से देखो जी ये वाला पार्ट टूटा है इसका, इसी का नाम रखा है A76। तो ये चीज़ अब हम बड़े मैप में देखेंगे, जिस मैप में आ जाओ। ये देखो जी, यहाँ पे ये आपका अंटार्कटिका ये वाला पार्ट है जी, इसमें ये वाला पार्ट देखो जी, ये बर्फ़ का टुकड़ा है, इसी का नाम है आइसबर्ग A76। ये टूटा है जी यहाँ पे, इससे अलग हो गया, इसलिए ये न्यूज़ में है। इसका मेजरमेंट किया गया जी सैटेलाइट के थ्रू, जो ऊपर सैटेलाइट भेजे हैं जी, उनसे इमेज ली है। तो इसका ये माना जा रहा है पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा लार्जेस्ट आइसबर्ग है ये। लगभग 170 किलोमीटर इसकी लंबाई है जी, लॉन्ग है, और 25 किलोमीटर वाइड है, चौड़ा है जी 25 किलोमीटर तक। लेकिन कंसर्न क्या है जी, ये टूट गया तो ओशन में है, तो वहीं पे वेडल सी में घूम रहा है, इससे परेशानी क्या है, कंसर्न क्या, प्रॉब्लम क्या, परेशानी क्या, परेशानी है जी जो अंटार्कटिका सीट है जी, वो क्या जी वार्मिंग हो रही है फास्टर। मतलब एक तो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है जी, क्लाइमेट चेंज की वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, उसकी वजह से क्या हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ने की वजह से जी यहाँ अंटार्कटिका जो आइस बर्फ जमी हुई है जी, वो भी वार्म हो रही है, गर्म हो रही है जल्दी से, बाकी रेस्ट ऑफ प्लानिट की अपेक्षा वार्मिंग ज़्यादा हो रही है अंटार्कटिका में। और इसकी वजह से जी जो स्नो है, बर्फ़ है, वो मेल्ट हो रही है, और मेल्ट होने की वजह से आपको पता है जी सी लेवल है, जो सी लेवल है मतलब समुद्र में जो पानी है वो उसका लेवल है जो इंक्रीज हो जाएगा। अब यहाँ पे इस मैप पे ही देखो जी आप, अगर समुद्र का पानी इंक्रीज हो जाएगा जी, जो यहाँ पे आइलैंड नेशन है जी, आसपास की जो लैंड है, अगर यहाँ पे मान लो जी 2-3 मीटर पानी चला गया, तो ये आइलैंड नेशन है जी, यहाँ पे छोटे छोटे, और ये सारे आइलैंड हैं, ये तो डूब ही जाएंगे ना, ये सारे आइलैंड ये तो डूब जाएंगे, तो ये सारा खतरा होगा जी, ये किससे, समझ गए, एक ये खतरा होगा, और क्या होगा जी इससे, और ये होगा जी जो ये आइस जो ब्रेक होगी जी, यहाँ पे ओशियंस में जो बायोडाइवर्सिटी है उनको भी नुकसान होगा, समझ गए। तो इतने सारे नुकसान होंगे जी इससे, इसलिए कंसर्न जताई जा रही है। नेक्स्ट है जी अपना कोविसेल्फ। कोविसेल्फ अपना नेक्स्ट टॉपिक है। ये कोविसेल्फ क्या है जी, ये किट है जी, रैपिड टेस्ट किट। ये कोविड-19 का जो डिसीज है जी, आपकी बॉडी में अफेक्ट कर गई है कोविड-19 या नहीं, उसको डिटेक्ट करेगी जी बहुत कम समय में। 2 मिनट में टेस्ट कंप्लीट हो जाएगा और 15 मिनट में रिजल्ट दे देगी, कुछ ऐसा होगा जी। देखो ये है किट, कोविसेल्फ किट है जी ये किसने बनाई है जी, पुणे में एक कंपनी है जी, माई लैब नाम की, उस कंपनी ने बनाई है जी। इसके ऊपर देखो जी माई लैब लिखा हुआ है, अगर आपको दिखाई दे रहा है तो, अगर जूम करके देखना चाहते हो तो देख लो, ये देखो जी, ये माई लैब आपको दिखाई दे रहा है, तो माई लैब कंपनी ने बनाया जी ये किट, और ये 2 मिनट में टेस्ट कर देगी और 15 मिनट में रिजल्ट आ जाएगा कोविड-19 का। और ये एक ऐप से कनेक्ट हो जाएगी जी, जैसे आपके मोबाइल में ऐप है ना, जैसे यूट्यूब की ऐप है, आपके व्हाट्सअप की ऐप है, ऐसी ऐप होगी माई लैब की, कोविसेल्फ नाम की ऐप होगी, उसमें आप डेटा फील्ड करोगे जी, जो भी ये डेटा देगी यहाँ पे इसकी डिस्प्ले पे डेटा आएगा, स्क्रीन पे डेटा आएगा, वो आप डेटा फील्ड करोगे और वो ये बता के दे देगी कि क्या है जी टेस्ट में आपको नेगेटिव है, पॉजिटिव है, आपको कोरोना हुआ है यानी कि पॉजिटिव हो, अगर नहीं हुआ है तो कोरोना नेगेटिव है। तो ये इंडिया की जी फर्स्ट कोविड-19 की सेल्फ टेस्टिंग किट है। सेल्फ टेस्टिंग का मतलब है जी आप खुद इसे टेस्ट कर सकते हो कोरोना को, अपनी बॉडी में है या नहीं है। इससे आपकी ना कोई डॉक्टर की ज़रूरत है ना कि लैब की ज़रूरत है, आप खुद टेस्ट कर सकते हो ये टेस्ट। और कैसे करोगे जी, आप नसल सैंपल लोगे जी और फिर इसे टेस्ट कर सकते हो। नसल का मतलब है जी आप नाक से, अपनी नाक से लिक्विड लोगे और फिर टेस्ट कर सकते हो इसमें जी। ये सेल्फ जो टेस्ट किट है जी, सबसे पहले यूएस ने अपने कंट्री में अप्रूव की थी, मतलब सहमति दे दी थी, अनुमति दे दी थी उसमें, यूएसए में ये किट अभी यूज की जाती है। और इसके बाद यूरोप और साउथ कोरिया में भी जी इसको अप्रूवल दी जा चुकी है। अब कोविसेल्फ के बारे में थोड़ा डिटेल से जान लो जी। ये किसने डेवलप की है, जैसा हमने देखा पुणे बेस्ड एक मॉलिक्यूलर कंपनी है जिसका नाम है माई लैब डिस्कवरी सॉल्यूशन। इस कंपनी ने इसको डेवलप किया है, बनाया है। ये रैपिड एंटीजन टेस्ट है जी, एंटीजन टेस्ट करेगी। देखो ये बात याद रखना है, ये जो किट है माई लैब नाम की, ये माई लैब नाम की जो आप नसल से, आपकी नाक से सैंपल लोगे तो ये एंटीजन को डिटेक्ट करेगी। एंटीजन आप जानते हो ना, फॉरेन सब्सटेंस, जैसे कोरोना वायरस में जी एंटीजन होता है, एक प्रोटीन ही मान लो, ये एंटीजन को प्रोटीन की तरह ही होता है एंटीजन भी, तो इसको डिटेक्ट करेगी हाँ आपकी बॉडी में कोई एंटीजन आया है नहीं आया है। तो एंटीजन बेस्ड टेस्ट है, ये भी याद रखना है। अगर स्टेटमेंट में दे दे माई लैब एंटीबॉडी बेस्ड टेस्ट है तो गलत हो जाएगा। ये कैसा टेस्ट है, एंटीजन बेस्ड टेस्ट है, एंटीजन को डिटेक्ट करेगा और ये 15 मिनट में रिजल्ट दे देगा। 2 मिनट में जी ये टेस्ट कर लेगा और टेस्ट की जो भी आप इन्फॉर्मेशन है वो ऐप में डालोगे और वो ये 15 मिनट में रिजल्ट दे देगा। ये माई लैब की जी AI बेस्ड यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड पावर्ड ये मोबाइल ऐप होगी जिसमें आप डेटा डालोगे और ये
आपको रिजल्ट दे देगा 15 मिनट में। अब इसके लिए जी कुछ आर्गूमेंट दी हुई हैं, कुछ प्रमोट करते हैं इसको कि हाँ इसके फेवर में कि इसके क्या क्या एडवांटेज, क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं। देखो जी, एक सबसे बड़ा फ़ायदा ये है, खुद पर्सन जिसको कुछ बीमारी है नहीं है, कोरोना है नहीं है, खुद पर्सन खुद डिटेक्ट कर सकता है, टेस्ट कर सकता है अपने आप को, अपने घर पे रह के ही। कोई हॉस्पिटल में जाने की ज़रूरत नहीं है, ना किसी लैब में विजिट करने की ज़रूरत है, ना ही किसी टेक्नीशियन को घर बुलाने की ज़रूरत है कि आप किसी लेबोरेटरी का टेक्नीशियन को बुलाओगे या डॉक्टर को बुलाओगे तो आपका ट्रांसमिशन है जी वो रिड्यूस होगा, कि आप हॉस्पिटल में जाना नहीं पड़ेगा। और ये आसान है जी, स्वैब्स कलेक्शन लेना, आपके नाक से क्या जी सैंपल लेना है और आप टेस्ट कर सकते हो। इससे क्या जी खर्चा भी बहुत कम आएगा, एक्सपेंडिचर कम आएगा, समझ रहे हो। तो आपको जी बुकिंग नहीं करना पड़ेगा, किसी लैब की अपॉइंटमेंट नहीं लेनी पड़ेगी कि मुझे टेस्ट कराना है, ऑनलाइन बुकिंग करो, फ़ोन करके बुक करो। नेक्स्ट क्या जी, जो लेबोरेटरीज का बर्डन है वो भी रिड्यूस होगा। अभी क्या 24 आवर देखो जी 24 घंटे लैब काम कर रही हैं हमारी कंट्री में। कोरोना के केस इतने ज़्यादा बढ़ रहे हैं, टेस्ट करते रहते हैं। जो लैब में टेक्नीशियन होते हैं ना, लोग होते हैं डॉक्टर वगैरह, नर्स, वो 24 घंटे काम कर रहे हैं। मतलब 12 घंटे किसी और की ड्यूटी, 12 घंटे किसी और की ड्यूटी, 8 घंटे किसी और की, तो किसी और की 24 घंटे काम कर रहे हैं। तो ये भी रिड्यूस होगा जी, इनका काम जो रिड्यूस होगा, मैन पावर, क्योंकि सेल्फ टेस्ट होगा जब, तो इनको भी बहुत कम काम रह जाएगा जी इनके पास। अब इसके अगेंस्ट कुछ आर्गूमेंट अगेंस्ट भी है जी, इसके विरुद्ध में, मतलब इसके कुछ नुकसान भी हैं। क्या क्या जी देखो, एक तो ये इसकी रिलायबिलिटी है रिजल्ट की, वो उस पर कंसर्न जताई जा रही है, कि परेशानी जताई जा रही है कि जो ये आप करेक्ट जो सैंपल कलेक्ट करोगे, हो सकता है आप सही से सैंपल ना कलेक्ट करो नाक से और ये नेगेटिव रिजल्ट दे दे। दूसरा ये जी, इसका आप कलेक्शन सही से भी कर लो, नसल सैंपल है जी, आप नाक से अच्छे से लिक्विड ले लो और टेस्ट कर भी लो, तो इस रैपिड जो एंटीजन टेस्ट है जी, ये कभी कभी चांसेस होते हैं जी फॉल्स नेगेटिव रिजल्ट दे देता है, कि आपको कोरोना वायरस है भी, और लेकिन ये नेगेटिव टेस्ट दे रहा है, ये कह रहा है कि नहीं है आपको कोरोना वायरस। तो ये कभी कभी आपको पता है जी कोरोना वायरस होता भी है और एसिम्टोमेटिक होता है, आपकी बॉडी में लक्षण नहीं दिखाई देते, सिम्टम नहीं दिखाई देते। उस केस में मान लो ये फॉल्स नेगेटिव ये रिजल्ट दे दे, ये माई लैब नाम की इंस्ट्रूमेंट है जी, तो ये भी बोल दे कि आपको कोरोना वायरस नहीं है, तो फिर इसमें खतरा हो सकता है जी आपको, समझ रहे हो। इस तरह से टेक्निकल एरर भी हो सकती हैं जी। मान लो मोबाइल ऐप है वही काम करना बंद कर दे, मोबाइल ऐप आपकी ना सही से डेटा दे, तो ये भी टेक्निकल एरर आ सकती हैं। इसकी वजह से जी जो केस में की रिपोर्टिंग होती है, टेस्टिंग होती है, उसमें भी ये बाधा डाल सकता है। जैसे मान लो अभी तो क्या जी, आप लैब में टेस्ट कराते हो, कोरोना वायरस का टेस्ट हो गया, तो ये सारा डेटा आपको एक एक ऐप पे जी या एक सॉफ्टवेयर पे डाल देते हैं, और जैसे पूरी कंट्री में जी डेटा हेल्थ मिनिस्ट्री के पास होता है। तो लेकिन इसका टेस्ट आप घरों में करोगे, आप किसी में ना जी मोबाइल में ऐप में जो डालोगे आप, उसमें एरर आ जाए, तो इसकी टेस्टिंग रिपोर्टिंग में भी बाधा आ सकती है जी। टेस्ट ज़्यादा हो और पता लगे जी टेस्ट ऑलरेडी ज़्यादा हो रहे हैं लेकिन रिपोर्ट नहीं हो रहे, उनकी रिपोर्टिंग नहीं हो रही। नेक्स्ट क्या जी, कैन द लॉन्च भी ए गेम चेंजर इन कोविड-19 मैनेजमेंट, क्या ये गेम चेंजर की तरह काम कर सकती है कोविड-19 मैनेजमेंट के लिए। देखो जी, इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल कर सकती है, क्योंकि देखो अभी क्या है, सेकंड वेव में आपको पता है बहुत ज़्यादा कोरोना के केस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, और जो ज़्यादा प्रेशर है वो लेबोरेटरीज़ पे हो गया है जी। जो डायग्नोस्टिक लेबोरेटरी हैं, जो डिटेक्ट करती हैं, वायरस का पता लगाती हैं, टेस्ट करती हैं, आपका टेस्ट कराने जाते हैं जिन लैब में आप, तो इस पर क्या है जी, जो RT-PCR टेस्ट होता है अभी कोविड-19 को टेस्ट करने के लिए, इसमें 3 से 4 दिन लग जाते हैं जी रिजल्ट आने के लिए। और आप अगर आपको कोविड-19 है, सिम्टम नहीं दिखाई दे रहे हैं, और 3 से 4 दिन में रिजल्ट आएगा और पता लगा, तब तक आपकी जो हालत है बिल्कुल ख़राब हो गई है, और आप ज़्यादा, अब आपको बीमारी ज़्यादा हो गई है। तो ये क्या करता है जी, एक तरह से डिले करता है हॉस्पिटलाइजेशन में और ट्रीटमेंट में। RT-PCR टेस्ट की बात हो रही है जी, आपको 3 से 4 दिन में रिजल्ट देगा, और तब तक आपका हॉस्पिटल जाओगे, मान लो जी आपकी बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो गई, तो आपको खतरा बढ़ सकता है। नेक्स्ट क्या है जी, वो सेल्फ टेस्ट किट है जी, एक तरह से गेम चेंजर इसलिए हो सकती है क्योंकि कम समय में रिजल्ट देती थी। ये 2 मिनट में टेस्ट हो जाता है और 15 मिनट में, अगले 15 मिनट में रिजल्ट दे देगी। तो इससे क्या है जी, जल्दी से आपके, अगर मान लो पॉजिटिव केस आ गया, तो आपके ट्रीटमेंट जल्दी से स्टार्ट किया जा सकता है और आइसोलेशन में रखा जा सकता है, आपको सेपरेशन में, मतलब अलग रखा जा सकता है। और इसकी जो कॉस्टिंग है जी वो भी कम है, लगभग 250 रुपये, 250 रुपीज़ की कॉस्टिंग आती है जी। और जो RT-PCR टेस्ट है जी, उससे हम टेस्ट करते हैं, उसमें 400 से लेकर 1500 रुपये तक का खर्चा आता है। और जो बाकी के भी रैपिड एंटीजन टेस्ट है ना, बाकी और भी लेबोरेटरी में टेस्ट होते हैं जी, और भी इंस्ट्रूमेंट से, उनमें भी 300 से लेकर 900 तक ये खर्चा आता है जी। डिफरेंट स्टेट्स में, किसी स्टेट में 300, किसी में 900 तक खर्चा आ जाता है, लेकिन इसका 250 रुपीज़ की किट होगी जी, इससे 250 रुपीज़ में टेस्ट हो जाएगा आपका। तो ये भी एक फ़ायदा है जी इसका। तो आज के टॉपिक इतने ही थे जी। अब हम क्वेश्चन करेंगे इस पे, करंट अफेयर पे बेस्ड होंगे कुछ, और कुछ आपके स्टैटिक पोर्शन पे। देखो जी, जो करंट अफेयर पे कवर नहीं करते टॉपिक, वो हम
क्वेश्चन के जरिए टॉपिक कवर कर लेते हैं। तो अब क्वेश्चन करो जी। पहला क्वेश्चन है बेप्स के रिगार्डिंग, बेस इरोजन प्रॉफिट से शिफ्टिंग, इसके रिगार्डिंग स्टेटमेंट दिए, आपको बताना जी करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है, करेक्ट सही स्टेटमेंट बतानी है जी कौन सी है। पहली स्टेटमेंट बोल रही है कि जो बेप्स है, बेस इरोजन प्रॉफिट शिफ्टिंग, इसका मतलब ये है जी कोई भी कंट्री है जो किसी और कंपनी में इन्वेस्ट करेगी सेल कंपनी के जरिए। सेल कंपनी कैसी होती है जी, इसके लिए स्पेशल लेक्चर बनाया हो, आप जाके देख सकते हो इकोनॉमी की प्लेलिस्ट में क्लिक करके जी चैनल पे। अगर नहीं भी देखना चाहो तो शॉर्टकट में बता देता हूँ। सेल कंपनी देखो जी, कोई कंपनी नहीं होती, सिर्फ कागजों पे कंपनी होती है। वैसे कोई बिल्डिंग वगैरह कुछ नहीं होती, सिर्फ कागज में कंपनी है जी, रजिस्टर करार की कंपनी है, लेकिन कोई कंपनी होती नहीं है फिजिकली। तो इसके बेप्स में क्या होता है जी, पहली स्टेटमेंट ये बोल रही है सेल कंपनी के द्वारा इन्वेस्ट करते हैं किसी दूसरी कंट्री में जहाँ टैक्स हेवन होता है, जहाँ पे टैक्स कम होता है, ताकि जो टैक्स की लायबिलिटी है कंपनी अपना टैक्स बचा सकें। क्या इस तरह से इन्वेस्ट करते हैं क्या बेप्स में। नेक्स्ट है जी जो मल्टीलैटरल कन्वेंशन है, ये टैक्स ट्रीटी है जी, जो इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है जी, इसका प्रोजेक्ट है, इसके द्वारा आउटकम है जी ये जो बेप्स आया ना, बेप्स प्रोजेक्ट, बेस इरोजन प्रॉफिट शिफ्टिंग, ये आइडिया जी एक वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम से निकल के आया है क्या। नेक्स्ट है जी आपका इंडिया ने इसको मल्टीलैटरल कन्वेंशन है जो इम्प्लीमेंट करने के लिए टैक्स ट्रीटी रिलेटेड है जो मेजर्स टू प्रिवेंट द बेप, मतलब जो बेप्स है जी बेस इरोजन प्रॉफिट शिफ्टिंग को रोकने के लिए इंडिया ने टैक्स ट्रीटी है जी, संधि है टैक्स रिलेटेड, उनको जी इम्प्लीमेंट करने के लिए कन्वेंशन को रेटिफाई कर दिया है इंडिया ने, प्रमाणित कर दिया है। तो आपको करेक्ट बताना जी कौन सा है, पहला दूसरा तीसरा, दूसरा तीसरा या पहला तीसरा। देखो जी पहला बिल्कुल गलत है, क्यों, क्योंकि जी सेल कंपनी के जरिए ये अपना क्या जी टैक्स हेवन कंट्री में इन्वेस्ट नहीं करती हैं, इन्वेस्ट नहीं करती हैं, दूसरी कंट्री में पैसा नहीं लगाती हैं सेल कंपनी का, बल्कि क्या होता है इसमें बेप्स में, बेस इरोजन प्रॉफिट शिफ्टिंग में, ये क्या करती है, इनकी कंपनी मान लो इंडिया में एक कंपनी है, एक कंपनी मान लो जी मॉरिशस में भी। अब आपको पता है जी हाँ कि इंडिया में टैक्स बहुत ज़्यादा और मॉरिशस में बहुत कम टैक्स है, तो ये ए कंपनी का जितना भी प्रॉफिट है ना, प्रॉफिट को शिफ्ट कर देती हैं। मतलब ए कंपनी को जी मान लो 10,000 करोड़ प्रॉफिट हुआ है जी, तो इसको टैक्स भी देना पड़ेगा इंडिया में, और इंडिया में पता है जी आपको टैक्स बहुत ज़्यादा है, और मान लो इंडिया में 30% टैक्स देना पड़ेगा, और मॉरिशस में जी मान लो सिर्फ 5% टैक्स है। अब ये क्या करेंगे, इस कंपनी का जो प्रॉफिट है 10,000 करोड़, इसमें से जी लगभग 8,000 या उससे ज़्यादा या कुछ भी जितना मर्जी चाहें ये अपनी बी कंपनी में ट्रांसफ़र कर देंगे, शिफ्ट कर देंगे, कि ये दिखा देंगे कि जो हमारा प्रॉफिट हुआ है हमें 8,000 करोड़ का बी कंपनी से हुआ है जो मॉरिशस में है, और ये ए कंपनी में सिर्फ 2,000 करोड़ हुआ है। अब क्या फ़ायदा होगा जी, अब से 8,000 करोड़ पे जी देंगे ये 5% टैक्स मॉरिशस में, और इंडिया में देंगे सिर्फ 2,000 करोड़ पे ही 3%, मतलब 30%। तो इससे क्या जी प्रॉफिट को शिफ्ट करते हैं, किसी कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करते, तो इसलिए गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है जी, नेक्स्ट ये कह रहा है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की आउटकम है क्या, इससे निकला कि बिल्कुल गलत बात है। ये क्या है जी OECD कंपनी है जी, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, और G20 मेजर्स, इनसे निकला हुआ है जी, इन कंपनी का ये मेजर्स है जी, इनसे निकला हुआ है ये जो आपका इनिशिएटिव है बेप्स नाम का जो आइडिया है। ये तीसरा बिल्कुल सही है जी, इंडिया ने साइन किया हुआ है ऐसी टैक्स ट्रीटी को ताकि बेप्स को रोका जा सके, तो तीसरा सही है, यानी कि बी करेक्ट हो जाएगा जी हमारा। आप इंग्लिश में खुद पढ़ो जी, मैं सिर्फ एक्सप्लेन करूँगा, आप करंट अफेयर को भी खुद ही पढ़ा करो इंग्लिश में, रोक के पॉज करके कैसे भी, या मेरे साथ साथ, मैं सिर्फ एक्सप्लेनेशन दूंगा। ये वीट, ये मेनली रबी क्रॉप है जी, इंडिया में रबी क्रॉप होती है जी, विंटर में जो होती है क्रॉप, हमने पढ़ा था रबी क्रॉप, खरी क्रॉप, जायद क्रॉप के बारे में स्पेशल लेक्चर लिया हुआ है, आप जाकर देख सकते हो ज्योग्राफी की प्लेलिस्ट में। नेक्स्ट कह रहा है जी इंडिया सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है पूरे वर्ल्ड में वीट का, वीट मतलब गेहूं को बोलते हैं जी, पता हो तो आपको। और वीट क्या है जी केवल और केवल ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल एरियाज़ में ही उगाया जा सकता है। ये ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल एरिया बहुत बार हमने देखे हैं जी, ये मान लो अर्थ है हमारी, ये इक्वेटर है, 0 डिग्री लैटिट्यूड है जी इक्वेटर, जिसको भूमध्य रेखा भी बोलते हैं। अगर इस पर जी इमेजनरी लाइन बना दें हम, इमेजनरी मतलब काल्पनिक लाइन, तो 23 डिग्री 23.5 मतलब 23.5 डिग्री नॉर्थ में और 23.5 डिग्री साउथ में, तो ये वाला रीजन है जी ट्रॉपिकल रीजन। ये कौन सा रीजन है, ट्रॉपिकल, ट्रॉपिकल जोन बोलते हैं जी, या रीजन क्षेत्र। और इसके 23.5 से दोनों साइड, नॉर्थ में भी, नॉर्थ साइड में भी और साउथ साइड में भी, ये 35 डिग्री तक ये है जी सब ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल जोन दोनों साइड, तो ये उगाया जाता है ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल में। ये स्टेटमेंट करेक्ट है क्या, ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है जी, क्योंकि ये कह रहा ओनली, ओनली ये केवल टेम्परेट मतलब ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन में ही उगाया जा सकता है, बिल्कुल गलत है जी, ये टेम्परेट रीजन में भी उगाया जा सकता है। टेम्परेट रीजन होता है जी इससे आगे 35 डिग्री से लेकर 60 डिग्री तक टेम्परेट जोन होता है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाती है। इसकी स्टेटमेंट दो करेक्ट हैं जी, 1 और 2।
सही हो जाएगा जी। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है हमारा ट्रांस फैट के रिगार्डिंग स्टेटमेंट दी हुई है, आपको करेक्ट बतानी है जी कौन सी है। ट्रांस फैटी एसिड होते हैं जी, ये इंडस्ट्रियल में बनते हैं। कैसे? ड्यूरिंग द इंडस्ट्रियल पार्शियल हाइड्रोजिनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल। ये क्या करते हैं जी, जब ऑयल को गर्म करते हैं ना, बार बार ऑयल को गर्म करते हैं फैक्ट्रीज वगैरह में, या आप देखते होंगे जी बाहर हलवाई की दुकान होती है जी, एक ही तेल होगा, उसी में गर्म करते रहेंगे, जलीबे बनाते रहेंगे, उसी को मान लो 2-3 दिन तक एक ही तेल चल रहा है, वो मान लो बच गया तो भर के ले जाएंगे, उसे दोबारा फिर आएंगे, फिर उसे दूसरे दिन डाल देंगे। तो इससे क्या जी, ये हाइड्रोजनेशन हो जाता है वेजिटेबल ऑयल का, और इसकी वजह से ट्रांस फैटी एसिड बन जाते हैं। ये क्या स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है? बिल्कुल करेक्ट है जी। दूसरी बतानी है आपको, एक मैंने बता दी है। दूसरी है जी, अगर ट्रांस फैटी एसिड का ज़्यादा हमारी बॉडी में अगर हम लेंगे, खाएंगे ऐसे चीज़ों को, तो ये क्या है, हमारी बॉडी में लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन है एलडीएल, उसको रिड्यूस कर देता है, कम कर देता है, और इंसुलिन लेवल को भी रिड्यूस कर देता है जी, कम कर देता है हमारी बॉडी में। आपको बताना जी करेक्ट कौन सा है। ए ही करेक्ट है जी, दूसरा गलत है, क्योंकि ये रिड्यूस नहीं करता जी एलडीएल को, ये इंक्रीज कर देता है, इंक्रीज। और एलडीएल हमारे लिए हानिकारक होता है जी, हार्मफुल होता है, हार्मफुल होता है, हानिकारक होता है हमारी बॉडी के लिए, हार्मफुल। इसके डिसएडवांटेज होते हैं जी एलडीएल के, अगर हमारी बॉडी में इंक्रीज हो जाए तो ये इंक्रीज करता है जी ट्रांस फैटी एसिड, क्योंकि हमारी बॉडी के लिए नुकसानदायक होते हैं जी ऐसे ट्रांस फैटी एसिड। और लेकिन ये एच को रिड्यूस करता है जी, एच डी एल क्या है, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन जो होते हैं जी, उनको रिड्यूस करता है। चलते हैं नेक्स्ट पे जी, आपको करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। पहली कह रही है रिजर्वेशन इन प्रमोशन इन पब्लिक पोस्ट, जो पब्लिक पोस्ट में प्रमोशन के लिए आपकी रिजर्वेशन है वो फंडामेंटल राइट यानी कि मौलिक अधिकार है क्या, ये बताना करेक्ट है क्या। आर्टिकल 335 हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये बोलता है कि SC ST कम्युनिटी के जो लोग हैं जी, उनके लिए कुछ मेजर्स लेगी गवर्नमेंट, ताकि उनके लिए लेवल प्लेइंग फील्ड प्रोवाइड किया जा सके, यानी कि इक्वलिटी लाई जा सके, इसके लिए मेजर्स लेगी गवर्नमेंट। आपको बताना जी करेक्ट कौन सा, 1 2 दोनों सही या दोनों गलत। देखो जी, पहला बिल्कुल गलत है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने कई जजमेंट में बोला है कि जो रिजर्वेशन है प्रमोशन में पब्लिक के लिए, ये कोई फंडामेंटल राइट नहीं है, मौलिक अधिकार नहीं है, ये आर्टिकल 16 में दिया गया है जी, वैसे लिखा गया, जोड़ा गया था, लेकिन ये क्या है, इनेबलिंग क्लाउज है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला था इनेबलिंग क्लाउज है, यानी कि ये गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट को इनेबल करती है कि वो ऐसे मेजर्स ले, ताकि जो वीकर सेक्शन है, जो गरीब लोग हैं जी, SC ST कम्युनिटी के, उनको क्या है जी, वो प्रमोशन में रिजर्वेशन दे सके, लेकिन ये फंडामेंटल राइट में नहीं आता, मौलिक अधिकार नहीं है। दूसरा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है जी, इसलिए आंसर हमारा बी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट पे जी। नेक्स्ट बताना जी आपको, एडजमेंट मोशन के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं जी कई बार पॉलिटिकल लेक्चर में भी। इसमें करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है जी कौन सी है। ये एडजमेंट मोशन, मोशन का मतलब एक तरह से ये समझ लो, ये कागज़ है, कागज़ पे लिखा हुआ है एडजमेंट मोशन। अब ये हमारे हाउस में या तो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में, या फिर आपका किस में जी लाया जा रहा है, पार्लियामेंट के लोकसभा में लाया जा रहा है जी, इस पर लिखा हुआ है, मतलब इस पर वोट करते हैं जी फिर जो मेंबर होते हैं। तो आपके इसके रिगार्डिंग स्टेटमेंट दिए हैं, वो करेक्ट बतानी है कौन सी है। ये एडजमेंट मोशन क्या है जी, ये कोई अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस होता है जी, कोई मैटर कि पब्लिक इंपॉर्टेंस में कोई मैटर है, कोई मामला है, उसके लिए अटेंशन देने के लिए जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है उनकी अटेंशन प्रोवाइड देने के लिए ये लाया जाता है। इसमें क्या है जी, इसमें होता है कि एक एलिमेंट सेंसर अगेंस्ट द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट की निंदा करने के लिए ये मोशन लेके आया जाता है। नेक्स्ट क्या है जी, राज्यसभा इज नॉट परमिटेड टू मेक यूज ऑफ एडजमेंट मोशन, राज्यसभा जी परमिट नहीं है, ये राज्यसभा में नहीं लाया जाता है, ये लोकसभा में ही लाया जाता है, ये क्या, एडजमेंट मोशन। आपको बताना जी कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, पहला दूसरा, पहला सही है या पहला दूसरा तीसरा या पहला तीसरा, ऑल ऑफ दी अबव करेक्ट है जी। ये राज्यसभा में नहीं लाया जाता, सिर्फ लोकसभा में ही लाया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है जी, व्हाट इज़ नॉट एक्सप्लिसिटली स्टेटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बट फॉलोड एज ए कन्वेंशन। ये कह रहा है जी, हमारे संविधान में साफ साफ नहीं कहा गया, नहीं दिया हुआ, लेकिन कन्वेंशन के थ्रू सब लोग मिलके, पार्लियामेंट के मेंबर या वो लोग पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी, सब ने मिलके एक कन्वेंशन बना लिए कि इसको हम फॉलो करेंगे, भले ही संविधान में दिया है या नहीं दिया। तो ऐसी कौन सी स्टेटमेंट है जी ऐसी जो संविधान में नहीं दी हुई, लेकिन फिर भी हम हमारी कंट्री में फॉलो करते हैं। फाइनेंस मिनिस्टर है जी, वो लोअर हाउस के मेंबर होंगे, जो वित्त मंत्री होते हैं क्या वो लोअर हाउस के मेंबर होंगे, मतलब लोकसभा के मेंबर होंगे क्या, ऐसा फॉलो करते हैं हम, क्या राज्यसभा के मेंबर नहीं हो सकते वो। नेक्स्ट है जी, प्राइम मिनिस्टर, मतलब ये कह रहा है कि ये ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है कि वो होंगे, कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं दिया हुआ, संविधान में नहीं दिया हुआ, लेकिन कन्वेंशन की तरह हम फॉलो करते हैं उसे, क्या ऐसा है,
कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं दिया हुआ, प्राइम मिनिस्टर मेंबर होंगे लोअर हाउस के। नेक्स्ट है जी, प्राइम मिनिस्टर को रिजाइन करना पड़ेगा अगर वो लोअर हाउस में मेजोरिटी लूज कर देता है। नेक्स्ट है जी, जो इंडिया में ऑल सेक्शन है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में रिप्रेजेंटेड होंगे, मतलब जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होंगे जी सारे सेक्शन से, सारे धर्म हैं, जातियाँ, सबसे रिप्रेजेंटेशन होगा, सबके लोग इसमें इलेक्ट किए जाएंगे, चुने जाएंगे, अपॉइंट किए जाएंगे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में। नेक्स्ट कह रहा है बोथ प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट होते हैं जी, जो ये क्या है, इनका जो साइमल्टेनियस ऑफिस है जी वो उनके टेन्योर से पहले डिमिट होता है, और इसके बाद अगर मान लो इनका जी वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट दोनों का ऑफिस खाली हो जाए, तो फिर क्या स्पीकर ऑफ द हाउस जो पार्लियामेंट में जी लोकसभा के स्पीकर होते हैं वो एज ए प्रेसिडेंट काम करेंगे अगर प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट का ऑफिस खाली है। तो आपको बताना जी कौन सा है जो संविधान में नहीं दिया हुआ फिर भी हम उसे फॉलो करते हैं। इसका करेक्ट आंसर है जी बी, ये पार्लियामेंट मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में नहीं दिया हुआ कि पार्लियामेंट को, मतलब पार्लियामेंट में यानी कि लोकसभा में, लोअर हाउस में, लोकसभा में जब भी मेजोरिटी नहीं रहेगी प्राइम मिनिस्टर के पास तो उन्हें रिजाइन देना पड़ेगा। ये संविधान में नहीं दिया हुआ है, कन्वेंशन की तरह फॉलो करते हैं हम। तो चलते हैं जी नेक्स्ट पे। आपको बताना जी करेक्ट स्टेटमेंट। पहली स्टेटमेंट बोल रही है आर्टिकल 100 है जो हमारे संविधान का, वो कहता है कि जितने भी क्वेश्चन होंगे जी सिटिंग हाउस में वो डिटरमाइंड किए जाएंगे मेजोरिटी ऑफ वोट से ऑफ द मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग। जितने भी मेंबर प्रेजेंट होंगे नहीं, उपस्थित होंगे हाउस में और वोटिंग कर रहे हैं, उनकी मेजोरिटी होनी चाहिए, उसके द्वारा ही ऐसे क्वेश्चन डिसाइड किए जाएंगे आर्टिकल 100 के अंडर। दूसरा स्टेटमेंट बोल रहा है जी कि कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइज करता है वॉइस वोट को, जो डिटरमाइन करते हैं मेजोरिटी को लेजिस्लेचर में। मतलब क्या है जी, वॉइस वोट का मतलब है जी कि अपनी आवाज़ से वोट देंगे। जैसे स्पीकर बैठे हैं जी लोकसभा में या चेयरमैन बैठे हैं जी राज्यसभा में, तो राज्यसभा में या लोकसभा में स्पीकर पूछेंगे कि हाँ जी बताओ कौन से इस रिजोल्यूशन के पक्ष में, सब कहेंगे हाँ जी यस, हाथ खड़ा कर लेंगे हाँ हम हैं, ये होगी जी वॉइस वोट। बोलेंगे कितने इसके पक्ष में नहीं है तो बोलेंगे नो, हम नहीं हैं, हाथ खड़ा कर लेंगे या नो बोलेंगे। जिसकी आवाज़ सबसे ज़्यादा रहेगी यानी कि जो ज़्यादा लोग रहेंगे उसको जी समझ लेंगे हाँ रिजोल्यूशन पास हो गया, अगर ज़्यादा हैं। कम होंगे तो समझ लेंगे जी नहीं हुआ। ये होती है जी वॉइस वोट। मतलब इसमें कोई कागज़ पे वोट नहीं करते कि अपना साइन कर दिया वोट हो गया, इसमें क्या करते हैं जी सिर्फ बोल देते हैं, उसे बोलते हैं वॉइस वोट। क्या ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है, वॉइस वोट का प्रोविज़न है क्या? आपको करेक्ट बताना जी, पहला दूसरा सही है क्या? पहला सही है, दूसरा है सारे गलत है, दोनों गलत है। देखो जी दूसरा बिल्कुल गलत है, वॉइस वोट का प्रोविज़न हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। ये कन्वेंशन के थ्रू हम अपनाते हैं जी, इसे अभी फॉलो करते हैं, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में वॉइस वोट का प्रोविज़न नहीं है। आर्टिकल 100 में ये बिल्कुल सही है जी, मेजोरिटी से ही ये सारे डिसीजन लिए जाते हैं। तो ए करेक्ट आंसर हो जाएगा जी। आज का लास्ट क्वेश्चन है हमारा, तो रिगार्डिंग करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है इसके रिगार्डिंग। पहली स्टेटमेंट कह रही है जी जो राज्यसभा के चेयरमैन होते हैं जी उनको अधिकार नहीं होता किसी मेंबर को सस्पेंड करने का राज्यसभा में, समझे। लेकिन जो लोकसभा के स्पीकर होते हैं, अध्यक्ष, वो सस्पेंड कर सकते हैं जी किसी भी मेंबर को, समझ रहे हो, बिना किसी मोशन के। मतलब राज्यसभा में चेयरमैन को सस्पेंड करना पड़ेगा तो मोशन लाना पड़ेगा। मोशन का मतलब है जी कागज़ पे लिखना पड़ेगा और सब उसमें मेजोरिटी, मतलब कोई मेंबर बोलेंगे, मतलब हाउस के राज्यसभा के मेंबर बोलेंगे चेयरमैन को कि इसे सस्पेंड किया जाए, तभी राज्यसभा के चेयरमैन सस्पेंड कर सकते हैं। लेकिन लोकसभा के चेयरमैन को मोशन लाने की जरूरत नहीं है, खुद अपनी मर्जी से किसी का भी सस्पेंशन कर सकते हैं। मतलब सस्पेंशन का मतलब है जी, सस्पेंशन का मतलब है सस्पेंड का, कुछ समय के लिए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को स्थगित कर देना, रोक देना कि आप नहीं आ सकते लोकसभा में। नेक्स्ट स्टेटमेंट कह रही है कि लोकसभा के स्पीकर क्या है जी, देखो सस्पेंड तो कर सकते हैं बिना मोशन लाए हुए, लेकिन सस्पेंशन को अगर रिवोक करना हो, मतलब सस्पेंशन को रद्द करना हो और उस मेंबर को दोबारा से ड्यूटी पे रखना हो, दोबारा से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में आने की अनुमति देनी हो, तो ये पावर लोकसभा के स्पीकर के पास नहीं है, फिर मोशन लाना पड़ेगा जी। क्योंकि फिर जो मेंबर हैं लोकसभा के बोलेंगे तभी उसे सस्पेंशन को रिवोक किया जा सकता है। आप बताओ जी कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, पहला, दूसरा, दूसरा या दोनों सही दोनों गलत? देखो जी दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल गलत नहीं है, यानी कि सही है। सी स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो जाएगा जी। एक्सप्लेनेशन हमने देखी, राज्यसभा के चेयरमैन के पास ये पावर नहीं होती सस्पेंड करने की बिना मोशन लाए हुए, लेकिन लोकसभा के स्पीकर के पास होती है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। लेकिन लोकसभा के पास सस्पेंशन की पावर होती है लेकिन रिवोक करने की पावर नहीं होती। सस्पेंशन को रिवोक कर दे, रद्द कर दे, कैंसिल कर दे, वो मोशन ला के ही किया जा सकता है। तो इस लेक्चर में इतना ही था। इसी के साथ हम अपने लेक्चर की समाप्ति की घोषणा करते हैं। कल मिलते हैं जी, कल तो छुट्टी है, संडे, अब मिलेंगे परसों मंडे को। तब तक के लिए करो इंतज़ार।